द्वीप में प्रवेश करते ही सबसे पहले मैंने हु को श्रेक आकलन से पहले रोक दिया। शियाओ वू ने न केवल छाया सम्मोहन तकनीक से उसका दिमाग गड़बड़ाया, बल्कि उसके सबसे गहरे प्रेम को भी बदल दिया और यहाँ तक कि उसे तांग सांड को भी भूलने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि मेरा फैंटम स्पिरिट वूहुन लोगों को आध्यात्मिक सपनों में खींच सकता है। हीवनली दाओ सिस्टम ने मुझे सिक्स पाथ्स रिइंकार्नेशन आई और दूसरी आत्मा क्षमता स्वॉर्ड ऑफ स्लेइंग अनलॉक करने की अनुमति दी। मेरा बायन हाथ फैंटम। उस समय श्रेक अकादमी में नामांकन का दृश्य था। मैं श्याओ वू और तांग सांड को कदम दर कदम जिन करते देख रहा था। तांग सांड नीले कपड़े पहने हुए था। उसका चेहरा शांत था। श्याओ वू ने एक बिच्छू जैसी छोटी बनाई थी और उसके साथ उछलते हुए चल रहा था। मैंने देखा कि उसके उंगलियों की नोक हल्की सी हिली। उसके हाथ की हथेली में छाया बिना आवाज के कांप रही थी। मौका आ रहा था। पहली आत्मा की शक्ति थी छाया सम्मोहन। अदृश्य आध्यात्मिक तरंगें चुपचाप भीड़ के बीच से निकल रही थीं। सियावू ने बस एक पल के लिए रुकाव किया और उसकी चेतना दूसरी जगह खिंच गई। सपने में आकाश भर में पीच ब्लॉसम उड़े जा रहे थे। गुलाबी और सफेद पंखुड़ियां उसके स्कॉर्पियन ब्रैड पर गिर रही थीं और शाखाओं से कुछ गाजरें लटक रही थीं। मैं उसके सामने खड़ी थी। मेरी आवाज बहुत ही नरम थी। सियावू ने मुझसे पूछा, तुम किसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? उसकी आंखें खाली थीं। उसने मजबूरन दो शब्द बोले, तांग सान। मैं जल्दबाजी में नहीं थी। ठीक है, अब उसे भूल जाओ। तुम्हारा पसंदीदा इंसान मैं हूं। जैसे ही ये शब्द गिरे, शियाओ वू का शरीर जोर जोर से कांप रहा था। उसकी आत्मा में बहुत ही जोरदार विरोधाभास था। नहीं, मैं सांगे को भूलना नहीं चाहती। सपना टूट गया और वो आजाद हो गई। असलियत में शियाओ वू ने जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, सिर उठाया और मुझे सिर्फ एक नजर देखा। अचानक वो धीरे से तांग सांड से बोली, भाई सान, वो क्लासमेट देखो। उसकी मुस्कान कितनी गर्मजोशी भरी है और वो काफी हैंडसम भी है। तांग सांड का चेहरा जम सा गया। मैंने अपनी नजरें नीचे कर लीं और मेरा मुंह खुद ब खुद मुस्कुराने लगा। पहली कोशिश तो फेल रही, लेकिन बीज तो बो दिया गया है। 10 मिनट बाद मैंने आसानी से आत्मा शक्ति की परीक्षा पास कर ली। दाई मुबाई मुझे अंतिम व्यावहारिक मूल्यांकन के लिए ले गया। तांग सांड और शियाओ वू पहले ही किनारे बैठ चुके थे। शियाओ वू की आंखें मुझसे मिलते ही चमक उठीं। शियाओ वू ने धीरे से कहा, तीसरे भैया, वो हैंडसम लड़का भी यहां है। तांगसान ने भौहें तानी और उनका स्वर थोड़ा सख्त हो गया। शियाओ वू, उसका जिक्र मत करो, ठीक है? मैंने नजरअंदाज करते हुए चुपचाप किनारे खड़ा रहा। थोड़ी ही देर में जू जूकिंग और निंग रोंगरोंग भी ले आए गए। जाओ वू जी। अपने हाथ पीछे करके मैदान में आया। झाड़ीदार दाढ़ी वाला और ताकतवर शरीर वाला। उसके बोलों में एक कब्ज की भावना साफ झलक रही थी। मैं झाओ वुजी हूं और मैं आखिरी परीक्षा का जिम्मेदार हूं। तुम पांचों साथ चलो। अगर तुम मेरी पकड़ में एक मेटी की हड्डी तक टिक सकते हो तो तुम्हें पास कर दूंगा। रणनीति पर चर्चा करने के लिए 1 मिनट। तांग सांड ने तुरंत कमान संभाल ली। सबने अपना नाम और आत्मा शक्ति का स्तर बताया। निंग रोंगरोंग लेवल 26 है, एक सहायक आत्मा मास्टर, 7 खजाने वाले चमकदार टाइल वाला दावा। जू जूकिंग लेवल 27 है, एजाइल अटैक टाइप स्पिरिट मास्टर, स्पिरिट है घोस्ट कैट। शावू लेवल 29 है, अटैक और एजिलिटी अटैक डुअल सिस्टम स्पिरिट मास्टर, सोल बोन है रूगू मेठू। तांगसान लेवल 29 है, कंट्रोल टाइप स्पिरिट मास्टर, ब्लू सिल्वर ग्रास। जब मेरी बारी आई तो मैंने बस हल्के से कहा, चिन च्वान लेवल 29 है, कंट्रोल और ऑनक्सिलरी स्पिरिट मास्टर, स्पिरिट है फैंटम स्पिरिट। टैंग सान ने मुझे एक नजर घूर के देखा। आंखों में थोड़ी सतर्कता थी। 1 मिनट झटपट बीत गया। निंग रोंगरोंग ने सबसे पहले अपनी स्पिरिट छोड़ी, चिबाओ। 7 खजाने वाली चमकदार टाइल उसके हाथ में घूम रही थी। दो स्पिरिट रिंग जल उठे। 7 खजाने सामने आ गए। पहला था ताकत, दूसरा था स्पीड। सुनहरी रोशनी जियाओ वू और झूझूचिंग पर पड़ी और उनकी चाल तुरंत तेज हो गई। तांग सांड की ब्लू सिल्वर घास जमीन से उगाई, जैसे जाल बनाकर झाओ वूजी को फंसाने लगी। झाओ वूजी बस मुस्कुराया और हाथ हिलाया। ब्लू सिल्वर घास सब वापस उछल गई। अगली ही पल उसने थोड़ा झुक कर बैठ गया और उसे हवा में उठा लिया गया। दूसरी स्पिरिट क्षमता थी डाली गोल्डन क्लॉ। उसके हाथ की हथेली में हिंसक आत्मा की ताकत संकुचित थी और वह बाईं पखवाड़े की तरफ बढ़ा। शियाओ वू दबाव में आ गई थी। तांग सांड का चेहरा बदल गया। ब्लू सिल्वर ग्रास वापस खींचने से पहले ही शियाओ वू बड़ी ताकत से झटका खाकर हिल गई थी। उसका शरीर टूटी डोर वाले पतंगे की तरह पीछे की ओर फेंका गया। तांग सांड आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन एक कदम पीछे रह गया।
मैंने कूदकर उसकी नर्म देह को हवा में ही मजबूती से पकड़ लिया और उसके बाहों में गिर गया। उसके नाक तक एक पीच ब्लॉसम की खुशबू आई। शियाओ वू की पलकें हल्की सी कांपीं और उसके चेहरे पर अभी भी चोट के कारण स्याहपना था। तांग सांड दूर से खड़ा था, बेबस होकर इस नज़ारे को देख रहा था। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे कस रही थीं। मैं शाओ वू को संभाला और नीचे उतरा। स्वर्गीय मार्ग की शक्ति भूत की तरह बह निकली। फीका सुनहरा प्रकाश उसके शरीर में समा गया। उसके शरीर पर लगे खरोंचे तेजी से भरने लगे। इस बार दूरी काफी कम थी और भावना उलझी हुई थी, और समय बिल्कुल सही था। पहली आत्मा क्षमता है छाया सम्मोहन। शाओ वू दूसरी बार सपने में खो गई। वो अभी भी आड़ू के जंगल में था। मैं उसके सामने खड़ी थी। मेरी आवाज गिरते हुए पंखुड़ियों जैसी नरम थी। अपने दिमाग में एक गुलदाना सोचो। श्याओ वू की आंखें खाली थीं। मेरे पीछे दोहराओ। तुम्हारे दिमाग में एक गुलदाना है। वो गुलदाना तुम्हारे तंग सांस के प्यार का प्रतीक है। गुलदाना कितना बड़ा है? तंग सांस और गुलदाना बहुत बहुत बड़ा। मुझे हैरत नहीं हुई। वो और तंग सांस न्यूऑर्डिंग अकादमी से लंबा सफर तय कर चुके हैं। उनका रिश्ता पहले ही गहरा हो चुका है। लेकिन गुलदाना कितना भी बड़ा हो, वो बस एक गुलदाना ही है। अब अपने हाथ उठाओ। छोटी वू ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। मैंने जोर से ताली मारी और धड़ाम। तुम्हारा तोड़ दिया। तुम्हारा तांग सांड के लिए प्यार भी खत्म हो गया। सपने में रखा बड़ा फूलदान चूर चूर हो गया। छोटी बू का शरीर जोर से कांप उठा। उसकी आंखों में सहारा खोने की उलझन साफ दिख रही थी। मैंने उसका ठंडा होने का इंतजार किया। धीरे से पूछा, क्या तुम्हें तांग सांड पसंद था? नहीं, वह अच्छा है। अब से तुम्हारा पसंदीदा इंसान करिन छुआन है। मेरा पसंदीदा इंसान करिन छुआन है। सिस्टम की आवाज चेतना के समंदर में गूंजने लगी। मेजबान को बधाई कि उसने छोटी वू को सफलतापूर्वक रोक लिया। और ताओ की ताकत हासिल करो। अभी 2 पॉइंट्स बाकी हैं। 2 पॉइंट्स अनलॉक करो। अगली मिशन निंग रोंगरूंग को काट दो। असली युद्धभूमि में बस एक छोटा सा पल गुजरा था। शियाओ वू ने अपनी आंखें खोलीं। उसके गाल थोड़े लाल थे और उसने धीरे से मुझे बुलाया, खिन छुआन भाई। तंग सांड का चेहरा पूरी तरह से उग्र हो गया। मैंने शियाओ वू को नीचे उतारा, मुड़कर झाओ वूजी की तरफ देखा। टीचर झाओ, आधा अगरबत्ती बचा है। मेरी पाम से 2 स्प्रिट रिंग उठे। अलविदा। झाओ वूजी शुरू में तिरस्कार से भरा था, लेकिन जब उसने भूत दिखते ही देखा, उसकी आंखें अचानक बदल गईं। वह बदल गई हुई आत्मा की शक्ति थी। उससे बोलना भी खत्म नहीं हुआ था। मैं पहले ही पापी धुंध सक्रिय कर चुका था, लेकिन सुनहरा प्रभामंडल चुपचाप फैल गया और पूरे मैदान को ढक लिया। पहली आत्मा की शक्ति आत्मा साधु पर असर नहीं करती, लेकिन दूसरी आत्मा की शक्ति आत्मा की ताकत पर नहीं, बल्कि दिमाग पर हमला करती है। झाओ वुजी का शरीर अचानक जड़ हो गया। उसकी चेतना वापस उसकी जवानी में चली गई। यह दुनिया के दबंग और जोरदार बुडिंग किंग पर निर्भर नहीं करता। बोधे डिजांग के पैर कमजोर हो गए और वो धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में पछतावा और अकेलापन साफ झलक रहा था। तांग सान ने तुरंत मौका पकड़ा। ब्लू सिल्वर ग्रास ने जाओ वुजी के हाथ पैर को फिर से जकड़ लिया। जू झुकिंग एक काले भूत में बदल गई और उसे छाती पर ठोकर मारी। जाओ वुजी अचानक जाग गया। उसने वार सह लिया और कुछ कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम सब लड़के क्या समझते हो? उसकी आत्मा की ताकत पूरे शरीर में दौड़ने लगी। उसकी सातवीं आत्मा शक्ति गले से लगभग बाहर झुकने वाली थी। तभी दाई मुबाई ने चिल्लाया, टीचर झाओ, अगरबत्ती बुझ गई। झाओ वुजी का मुक्का हवा में ठिठक गया। उसका चेहरा पते का कड़ाहा जैसा काला हो गया। अगरबत्ती बुझ गई। चाहे वो कितना भी ना चाहे, उसे परीक्षा पास माननी पड़ी। झाओ वुजी अपनी आस्तीन झटकते हुए वहां से चला गया। तांग सान जमीन पर गिर पड़ा, भारी सांसें ले रहा था। निंग रोंग रोंग जोर जोर से पसीना बहा रही थी। उसकी बालों की छोटी गाल से चिपकी हुई थी। ऑस्कर तुरंत उसके पास आया, एकदम चिकनी चुपड़ी शक्ल बनाते हुए। सुंदरबाना, मेरे पास एक ऐसी सॉसेज है जो स्प्रिट पावर वापस बहाल कर देती है, बिल्कुल मुफ्त में। निंग रोंगरोंग ने मेरी तरफ एक बार देखा, फिर मुड़कर मेरे बगल में बैठ गई। उसने सिर टिल्ट किया और साफ आंखों से मुझ पर नजर डाली। क्या अभी जो देखा वो कोई म्यूटेटेड स्पिरिट क्षमता थी? उसका नाम क्या था? हेवनली इल्यूजन। मैं तो शांत दिख रहा था, लेकिन दिल में सिस्टम टास्क का अलर्ट बज रहा था। निंग रोंगरोंग को रोकना है। उसने अभी अभी मेरी स्पिरिट क्षमता देखी थी और ऑन्स्कर के फटेहाल व्यवहार से प्रभावित भी हुई थी, और उसका दिमाग सबसे कमजोर मौके पर था। मैंने मौका जरूर गंवाया। पहली स्पिरिट क्षमता, छाया सम्मोहन। निशाना है निंग रोंगरोंग। उसके सपने में रंग बिरने फूलों का एक समुंदर खुलता है। निंगरोंगरोंग फूलों के समुंदर के बीच अकेली खड़ी है।
उसकी स्कर्ट हवा में लहरा रही है और उसकी नज़रें बेपरवाह हैं। मैंने उससे पूछा, उसका सबसे पसंदीदा इंसान कौन है? निंगपेंगसी का जवाब सामान्य था। वो अभी ऑस्कर से मिली थी और अभी तक उनका कोई गहरा रिश्ता नहीं बना था। उसके दिल में सबसे खास व्यक्ति तो स्वाभाविक रूप से उसका पिता था। क्या तुम्हें चिंचुआन पसंद है? थोड़ा बहुत। मैंने सिर हिलाया और आवाज़ एक आत्मिक निशान बन गई। अब से तुम्हारा सबसे प्यारा शख्स कंचुआन है। पहले जू जू किविंग के पास छुप जाओ और जो भी कदम वो उठाए मुझे बताओ। कंचुआन से प्यार करो। वो सपना खत्म हो गया। निंग रोंगरोंग ने पलकें झपकाईं और उसकी निगाहों में मुझसे अब बहुत नरमी थी। सिस्टम का प्रॉम्प्ट फिर से बजा। निंग रोंगरोंग को सफलतापूर्वक रोका गया। त्यानली +2, अभी 4 पॉइंट्स हैं। नई मिशन, जू जू किविंग को रोकना है। मैंने सिस्टम के नियम समझ लिए हैं। ये चाहता है कि मैं श्रेक सेवन के बने हुए रिश्ते तोड़ दूं और इन सब प्रतिभावानों को अपनी तरफ खींच लूं। आराम से लेना, ये सब मेरा है। स्कूल में दाखिला लेने के बाद शरेक अकादमी के दिन जल्दी जल्दी बीतने लगे। अगले दिन सुबह मैं अभी अभी डॉर्मेट्री का दरवाजा खोल रहा था। ज्याओवू और निंग रोंगरोंग बाएं और दाएं खड़े थे। ज्याओवू हाथ में गर्मागर्म नाश्ता लिए था। निंग रोंगरोंग एक पैकेट खाने का सा सामान लिए हुई थी। चुआनगे, ये तुम्हारे लिए नाश्ता है। चुआन भाई, और हम तुम्हारे लिए कुछ नाश्ते ले आए हैं, उन्होंने एक साथ कहा। फिर वे एक दूसरे को देखने लगे और माहौल में थोड़ी सी नर्म तनाव की हवा फैल गई। मैंने नजरअंदाज किया। धोया धोकर मैं उन्हें हॉस्टल के नीचे वाले गजेबो में लेकर गया। शाओवू ने मुझे बंद दिया। निंग रोंग रोंग ने मुंह तक मीठे इलायची के टुकड़े धकेले। मैंने बन का एक कौर लिया ही था कि उसी समय टोंग सान हॉस्टल की बिल्डिंग की तरफ से आया। उसने देखा कि शाओ वू मुझे नाश्ता खिला रही है तो पूरी तरह ठिठक गया। टांग सान ने मुंह बिचकाते हुए अपनी मुट्ठियां जकड़ लीं। उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही हो। चिंगचुआन, मैंने बन निगल लिया। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। टांग सान, तुमने खाना खाया, क्यों नहीं बैठते और मुझे खाते देखते? उसका चेहरा बिल्कुल पीलापन लिए फड़क उठा। तुम बेहतर होगा ईमानदार रहो। मैं मासूम सा चेहरा बनाकर हाथ फैलाया। मैंने क्या किया? मैं तो बस नाश्ता कर रहा था। टांग सान एक कदम आगे बढ़ा। उसके हाथ की हथेली में ब्लू सिल्वर घास की आत्मा शक्ति दौड़ने लगी। जाओ, वो मेरी है। तुम क्या कर रहे हो, एक बाहर वाले? मैंने उसे देखा और धीरे धीरे कहा, तांग सान और जियाओ वो अपने हैं, किसी के कोई गुलाम नहीं। उसने खुद ही मुझे नाश्ता लाया है, इसमें दिक्कत क्या है? तांग सान गुस्से में आ गया और मुक्का मारना चाहा। लड़ाई होने वाली थी। मैं बचा नहीं। जितना वो ही मनुष्य था, उतना ही शाओ वू और निंग रोंगरोंग मुझ पर ज्यादा दया करने लगे। जैसे कि उम्मीद थी, शाओ वू मेरे सामने ही खड़ी हो गई। तांगसान, तुम क्या कर रहे हो? तांगसान का मुंह बीच हवा में रुक गया। शाओ वू, हट जाओ, मुझे नाश्ता करने दो। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? तांगसान को ऐसा लगा जैसे सबके सामने उसके दिल को छुरा घोंप दिया गया हो। शाओ वू पहले उससे थोड़ा कड़क रहती थी, लेकिन वो सब उसके करीब होने की वजह से था। पर अब तो बस ठंडी नाराजगी थी। निंग रोंग रोंग भी खड़ी हो गई और शाओ वू के साथ साथ खड़ी होकर रास्ता रोक दिया। तांग सान सुबह सुबह अपनी ही सहपाठी को तंग कर रहा था। ये क्या है? दो लड़कियां में उसके बाईं और दाईं तरफ खड़ी थीं और मुझे मजबूती से बचा रही थीं। तांग सान ने उन्हें देखा, फिर मुझे देखा। मैंने कटोरी उठाई और एक घूंट पिया। ये पोषण का घूंट उसे लगभग पटाने वाला था। अच्छा, बहुत अच्छा। तांग सान ने गजीबो के पत्थर के खंभे को मारा, फिर मुड़कर बड़ी चाल से चला गया। मैं उसकी पीठ को देख रहा था, बस खुश महसूस कर रहा था। सुबह यू शियाओगैंग ने थ्योरी क्लास पढ़ाई। उसने क्लासरूम की काली पट्टी पर आत्मा और भाग्य लिखे। उसकी पहली बात ने पूरे क्लास को सन्न कर दिया। ऐसे कोई बेकार आत्मा मास्टर नहीं होते, बस बेकार आत्मा शक्तियां होती हैं। तांग सांड हैरान रह गया और अनायास ही याद दिला बैठा। गुरुजी, आपने कहा था कि कोई बेकार आत्मा शक्तियां नहीं होती, बस बेकार आत्मा मास्टर होते हैं। यूशियाओगांग ने सांस ली। लेकिन अब मैं 50 साल का हूं और मेरी आत्मा शक्ति सिर्फ 30वें स्तर की है। 50 तो तकदीर होती है। मुझे मानना पड़ेगा कि जागरूकता के उस पल ने कई लोगों की जिंदगी तय कर दी। क्लास में कोई हंस नहीं रहा था। फिर उसने सबको अपनी आत्मा और स्तर बताने के लिए कहा। जब मेरी बारी आई तो मैं खड़ा हुआ और कहा, किंचुआन, लेवल 31, एक कंट्रोल और सहायक स्प्रिट मास्टर। मेरी आत्मा है फैंटम स्प्रिट। यूशियाओ गांग ने मुझे लंबी नजरों से देखा, थोड़े अफसोस के साथ बोला, म्यूटेटेड फैंटम स्प्रिट, कोई लड़ाई की काबिलियत नहीं, न कोई धमाकेदार हमले।
ये तो बस मानसिक उलझन के लिए काम आता है। ग्रेजुएट होने के बाद तुम शहर जाकर नींद की दवा वाला काम कर सकते हो और आराम से जीवन बिता सकते हो। ऑडियंस में से किसी ने हंसने को रोक लिया। मैं भी हंसा। उस वक्त यू शियाओगांग ये नहीं जानता था कि उसने जो सबसे बेकार ऑफबीट स्पिरिट एबिलिटी के बारे में बताया था, वो एक दिन डोरो की असली तकदीर को पूरी तरह हिप्नोटाइज कर देगा। दोपहर में जाओ वुजी ने एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रखी। उसने पहले दाई मूजा जू जूचिंग शाओवू और माँ होंगजुन को गाइड किया, और फिर निंग रोंगरोंग और मुझे टीम बैटल के लिए छोड़ दिया। जू जूचिंग जब खेली तो उसकी चाल एक काली बिजली की तरह तेज थी, घोस्टली थ्रस्ट। हालांकि वो तेज थी लेकिन ताकत कम थी, इसलिए झाओ वुजी ने उसे ब्लॉक कर दिया। शाओ वू ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी उसे धीरे धीरे पीछे धकेल दिया गया। टीम की लड़ाई शुरू होते ही झाओ वुजी ने कोई आत्मा कौशल इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपनी 67 स्तर की ताकत पर भरोसा करके सबको पीटा। दाई मुबाकाए का मुंह खून से भर गया, तांग सांड का कंधा जकड़ गया, मां होंगजुन रेत में लुढ़क गया, शाओवू का घुटना खरोंच गया। जब जू जुकिंग ने दाहिनी तरफ से हमला किया तो उसे झाओ वुजी की हथेली की हवा अपने कमर पर लगी और उसका शरीर बेकाबू होकर पीछे की तरफ उड़ गया। और जिस दिशा में वो उड़ा, वो जगह वही थी जहां मैं खड़ा था। मैंने झिझक नहीं दिखाई। मैंने अपने हाथ फैलाए, तभी झू झूचिंग मेरी बाहों से टकरा गई। टक्कर से मेरी पीठ में तेज दर्द हुआ। उसकी पीठ मेरे सीने से लगी थी और उसके छोटे बाल मेरी ठोड़ी पर से गुजर गए। वो पूरी तरह से अभी तक हिला नहीं था। दाई मुबई की आवाज दूर से सुनाई दी, झू छिंग। मैंने अपनी बाहों में लड़की को नीचे देखा। जितनी ज्यादा नजदीक होती गई असर भी उतना ही बढ़ता गया। पहली आध्यात्मिक शक्ति है शैडो हिप्नोसिस। लक्ष्य है जू जूचिंग। सपने में एक काल्पनिक जंगल है। नदी प्राचीन मकबरे की गहराई से बह रही थी। काई से कंकड़ ढक गए थे। जू झुकिंग नदी के किनारे खड़ी थी, उसकी नजरें ठीक नीचे की सतह पर जमी थीं। मैं छांव से बाहर आया। जू झुकिंग, तुम्हें सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? नहीं। तुम्हें दाई मूवबाई पसंद है? थोड़ा सा। उसका दाई मूवबाई के साथ शादी का समझौता है, मगर वो तो राज परिवार की लगाई हुई बेड़ियाओं हैं, उसकी अपनी मर्जी नहीं है। अपने मन में सोचो कि तुम्हारे पास एक फूलदान है जो तुम्हारे दाई मूवबाई के लिए प्यार को दर्शाता है। वो फूलदान कितना बड़ा है? हथेली जितना। मैं लगभग हंस पड़ा। अब इसे एक हाथ से उठा लो। उसने हाथ उठाया और धमाक, तुमने तो तोड़ दिया। नदी के किनारे पत्थर पर फूलदान बिखर गया। जू जूकिंग ने बिना कोई खास भाव दिखाए शांति से टुकड़ों को देखा। क्या तुम्हें दाई मुबाई पसंद है? नहीं। अब से तुम्हारा पसंदीदा कोई और है, कंगचुआन। कंगचुआन से प्यार करो, सिस्टम की आवाज आई। जू जूकिंग को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। स्वर्ग की शक्ति में 2 की बढ़ोतरी। अभी 6 बजे हैं। नई मिशन है आइस फायर विंग्स ढूंढना और उनमें अध्ययन करना। सपना खत्म हो गया। जूजू किंग ने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वो अभी भी मेरी बाहों में थी। लेकिन उसने मुझे तुरंत दूर नहीं किया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। किन छुआन और दाई मुबाई के चेहरे बिल्कुल उग्र से मुरझाए हुए दिखने लगे। तांग सन मेरी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में सचमुच की सतर्कता थी। किन छुआन कोई साधारण इंसान नहीं है। अगले कुछ दिनों तक तांग सन, दाई मुबाई और ऑन्सकर लगभग कष्ट में रहे। कैफेटेरिया में शियाओ वू ने लिपटे हुए अंडे मेरी कटोरी में रखे। खेल के मैदान में निंग रॉनग्रॉन मेरे माथे से पसीना रूमाल से पोंछ रही थी। हॉस्टल जाने के रास्ते में जू जूचिंग जानबूझकर मेरी चाल धीमी करके मेरे साथ चलने लगी। उन्हें हैरानी हो रही थी कि कुछ ही दिनों में 3 लड़कियां कैसे मेरी ओर आकर्षित हो गईं। जब तक ऑन्स्कर लेवल 30 पार कर गया, जाओ वुजी ने टीम का नेतृत्व करते हुए स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में अपनी तीसरी स्प्लिट रिंग पकड़ने का फैसला किया। जंगल के चारों तरफ पेड़ थे। हवा में मिट्टी, पत्ते और जंगली जानवरों की खुशबू मिली हुई थी। जाओ वुजी आगे बढ़ रहा था। दाई मुबाई और माँ होंगजुन रास्ता साफ कर रहे थे। तांगसान और ऑन्स्कर दोनों तरफ से समर्थन दे रहे थे। मैं मेरी सुरक्षा शियाओ वू, निंग रोंगरोंग और जू छिंग ने की। तांगसान और दाई मुबाई टीम के पीछे पड़ गए। वे फुसफुसाकर ये प्लान बना रहे थे कि ककिन छुआन को कैसे धकेल कर उसकी गुफा में बंद किया जाए। वे सुन नहीं पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी योजना सफल हो जाएगी। रास्ते में जाओ वूजी ने सबको इंसान सिर वाला राक्षस मकड़ी के जाल से बचाया और काले कवच वाले 1000 किलो चींटियों के घोंसलों से भी दूर रखा। उसने यह भी तय किया कि फॉस्फोरस पाउडर जाइंट और फॉरेस्ट टर्टल ऑन्स्कर के लिए ठीक नहीं है। तभी एक पूरी तरह से लाल रंग का सांप आया। एक सांप जिसकी पूंछ मुर्गे जैसी थी और पंख फीनिक्स के छतरी से आपस में फिसल रहा था।
तांग सांड खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। जाओ वूजी की आंखें चमक उठीं। ये लगभग 1400 साल पुराना था। उड़ने की गति तेज थी और उपयुक्त गुण थे। ऑस्कर, तेरा भाग्य आ रहा है। उसने सीधे हमला नहीं किया, बल्कि सबको मिलकर शिकार करने को कहा। लड़ाई शुरू हो गई। दाई मुबाई सीधे हमला कर रहा था, जू जूचिंग साइड से हमला कर रही थी। मा होंगजुन ने फिनिक्स फायर वायर से स्नेक शैडो को पीछे हटाया। तांग सान ने अपने मूवमेंट को ब्लू सिल्वर घास से कंट्रोल किया। मैंने युद्ध भूमि का जायजा लिया और मन ही मन हिसाब लगा रहा था। सिस्टम ने मुझसे कहा कि मुझे आइस और फायर के दो तत्वीय नेत्र को ढूंढना है, जो सनसेट फॉरेस्ट के गहरे हिस्से में है, जिसे दुगु बो नियंत्रित करता है। अंदर जाने के लिए मुझे पहले दुगु यान के करीब जाना होगा। अगर मैं वहीं रहूं तो सिर्फ तांग सान और दाई मुबाई की वजह से पीछे ही छूट जाऊंगा। वो दोनों मूर्ख हैं। तभी फिनिक्स पूंछ वाली किंग कोम्ब सांप पागल हो गई थी और अचानक कमजोर पीछे की तरफ दौड़ पड़ी। उसके हमले की दिशा बिल्कुल वहीं थी जहां मैं था। शाओ वू और निंग रोंगरो दोनों ने वाहवाही भरी। लेकिन इसी भगदड़ में मैंने तांग सान और दाई मुभाई की आंखों में एक ठंडक झलकी देखी। वो जानबूझकर लड़ाई को मेरे तरफ खींच रहे थे। मैं दिल में मुस्कुराया। ये लोग तो अच्छे एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अब मैं इनके साथ और नहीं खेलूंगा। जैसे ही सांप की छाया ने हमला किया, मैंने सबकी नजरों से खुद को छिपा लिया और चुपके से मैदान छोड़ दिया। तांग सांड चाहता था कि मैं झाओ वूजी की सुरक्षा से बाहर आऊं तब हमला करे, लेकिन अगली ही पल उसे पता चला कि मैं उसकी नजरों से गायब हो चुका हूं। वो कहाँ है? उसका चेहरा थोड़ा बदला और दाई मुबाई भी उलझन का नाटक करने लगा। शाओ वू और जू जुकिंग घबराकर दौड़े आए, पूछने लगे कि चिन छुआन कहाँ है। जू जुकिंग ने ठंडे स्वर में उन्हें देखा। तुम लोग तो यहीं से मैदान की कमान संभाले थे। दाई मुबाई ने खुद को सही ठहराने की कोशिश की। मैदान लगातार बदलता रहता है, ये हमारे बस की बात नहीं है। जूजुकिंग कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक सब कुछ बयां कर रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फीनिक्स जैसी पूंछ वाली लोमड़ी सांप आखिरकार घायल हो गया। झाओ वूजी ने उसे दबा दिया। ऑस्कर ने आखिरी वार किया और सफलतापूर्वक तीसरा आत्मा अंगूठी हासिल कर ली। जब वे मुझे गायब पाएंगे तो वह जंगल में अपनी आवाजें फाड़ फाड़ कर चिल्लाएंगे। पर तब तक मैं स्टार डॉ ग्रेट फॉरेस्ट छोड़ चुका था और सीधे नॉर्थ में हेवनडो सिटी की तरफ बढ़ चुका था। शाम तक मैं शहर में दाखिल हो गया। मैंने एक आम सी होटल ढूंढी रहने के लिए। कमरे में सिर्फ एक लकड़ी का पलंग था और एक खिड़की पीछे के गली की तरफ खुलती थी। मैं पलंग के पास बैठा और अपना प्लान फिर से सही किया। आइस और फायर की आंख सनसेट फॉरेस्ट के अंदर गहरी है। इसे नियंत्रित करने वाला शख्स है टाइटल डोलुओ डोगुबो। वो 99 स्तर का टाइटल डोलुओ है जिसके पास एक आत्मा है, हरी सांप। वो अपनी ही जहर से जिंदगी भर पीड़ित रहा। उसकी पौती डुगुयान भी आत्मा के जहर से ग्रस्त थी। जब तक मैं उन्हें जहर से छुटकारे की उम्मीद दिखा सकता हूं, तब तक आई ऑफ आइज एंड फायर मेरे लिए खुल जाएगी। पर सीधे डूगुबो के पास जाना तो खुदकुशी करने जैसा है। डूलो महाद्वीप में प्रवेश करते ही सबसे पहले मैंने शकरेक की परीक्षा से पहले शाओ वू को रोक लिया। मुझे दुगुयान से मिलना था। अगले दिन मैं आधा सुबह तेहंदौ शहर के चायखाने में बैठा रहा। वहां एक आलसी सुन रहा था कि उत्तर में दादा दुगु फिर से सांप की पित्त खरीद रहे हैं। उत्तर शहर के अमीर इलाके में एक हवेली के सामने जिसके लाल दरवाजे बंद थे, मैंने हल्का हरा जर भरा वातावरण महसूस किया। मैं पास नहीं गया, बल्कि सामने की छाया में इंतजार करता रहा। दोपहर के बाद तक दरवाजा थोड़ा खुला। एक लड़की हरे जुमरुदी रंग की ड्रेस में बाहर आई। उसने आंगन की ओर चिल्लाया, मैं चलकर आती हूं। आंगन से एक बुजुर्ग की आवाज आई, जल्दी जाओ। अकेला हंस का निशाना दिखा। मैं उसके पीछे पीछे कई गलियों से होकर चला और पहुंच गया स्वर्ग डू सिटी के सबसे व्यस्त बाजार में। उसने हेयरपिन की दुकान की ओर इशारा किया और पत्थर की दुकान के सामने झुककर मोल भाव करने लगी। वह एक मासूम सी बच्ची की तरह पेश आ रही थी। जब वह मुखौटा वाली दुकान के पास रुकी, तो अपने आप से बात करते हुए लोमड़ी का मुखौटा पकड़ रही थी। मैं उसके 3 कदम पीछे खड़ा था। पहली आत्मा की ताकत, शैडो हिप्नोटिज्म, पढ़ाई का सपना खुल रहा था। लोनली घूस मेरे सामने बैठा था। उसकी आंखों में खोई हुई सी नजर थी और उसकी मानसिक सुरक्षा लगभग कोई थी ही नहीं। आज से लोनली गूज, मैं, कखिन चुआन, तुम्हारा सबसे करीबी क्लासमेट बनूंगा। कखिन चुआन तुम्हारा सबसे करीबी क्लासमेट है। मैं तुम्हें और तुम्हारे दादा को जहर से मुक्त कर सकता हूं, लेकिन मुझे जहर हटाने की पढ़ाई के लिए फायर एंड आइस जाना होगा। आइस और फायर, दो मेरिडियन। मैंने उसके लिए एक याददाश्त बनाई।
उस याददाश्त में हम बचपन के दोस्त थे, साथ-साथ बड़े हुए। मैंने उसकी ज़हरीली हालत ठीक करने में मदद की। वो मेरी काबिलियत पर भरोसा करता था। सपना टूट गया। हकीकत में अकेली हंसनी ने मुझे एक नज़र देखा और तुरंत मुस्कुरा दी। कंगचुआन, क्या बात है, ये तो बड़ी मज़ेदार सहमति थी। मैं भी हैरानी ज़ाहिर करते हुए बोला, हाँ, वाक़ई मज़ेदार मिलन। बिना किसी हिचक के उसने मुझे दगू हवेली वापस ले गया। दगूबो मुख्य हॉल से बाहर आया। उसका चेहरा पीला पिलड़ा और पतला था, जैसे कोई स्केलेटन अड्डे पर बड़ी चोगा लटकाई हुई हो। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि इस सूखे हुए अंदाज के नीचे ये है एक टाइटल डोलवो। डोलवो यानेर। ये कौन है दादा? ये मेरा क्लासमेट किंचुआन है। ये हमारी डिटॉक्स में मदद कर सकता है। दागू बॉ की नजरें मुझ पर टिक गईं। उसके धुंधले आंखों में आखिरकार एक तेजी चमक उठी। कंचुआन, मेरे दोस्त, क्या ये सच है? मैंने चाय का प्याला नीचे रख दिया, शांत चेहरे से। मैं ये नहीं कहता कि ये तुरंत ठीक कर देगा, लेकिन जहर को कम कर सकता है और उम्र बढ़ा सकता है। इसमें मुझे पूरा यकीन है। जो अनजाना दबाव था वो उससे आ रहा था। ध्यान की शक्ति अपने आप मेरे शरीर में काम करने लगी और वो आध्यात्मिक जांच आसानी से नाकाम हो गई। डुगुबो की आंखें बदल गईं। तेरी मानसिक ताकत कमाल की है। मेरी आत्मा में एक आध्यात्मिक गुण है। मैंने अपना हाथ उठाया। एक सुनहरी परछाई प्रकट हुई। मेरा हथेली गर्म हो गई। जैसे ही वो सुनहरा प्रकाश फैलने लगा, डुगुबो अचानक खड़ा हो गया और घंटी की तरफ घूरने लगा। उसे महसूस हुआ कि वो हरी आत्मा सांप का जहर, जो पहले बाढ़ की तरह किताब कर रहा था, इस ताकत के सामने पीछे हट रहा है। ये काम आ रहा है, सच में काम आ रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अपनी आत्मा शक्ति वापस लेता हूँ। मैं साफ साफ बता देता हूँ गुरुजी, मेरी आत्मा शक्ति अब बहुत कम हो गई है और स्वर्गीय दांव की शक्ति सीमित है। जहर को पूरी तरह से साफ करने के लिए मुझे आइस और फायर आई का इस्तेमाल करना होगा। डुगुबो लंबे समय तक चुप रहा। फिर आखिरकार गयु ये की ओर देखा। अपनी पोती के लिए उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। आधे घंटे बाद डुगुबो ने मुझे और गयु येन को लेकर सनसेट फॉरेस्ट में उतरा। जंगल में घने डार्क पर्पल वाल फंगस थे और हवा में मीठा जहरीला विसाल था। आगे जाकर 7 झुंझलाने वाले फूलों का जाल था, जहां हड्डियों से 7 रंग के फूल उग रहे थे। ये खूबसूरत है, लेकिन डराने वाली जहरीली भी है। दगुबो ने अपना हाथ उठाया और जहरीले फूलों को झुका दिया। एक संकीर्ण रास्ता खुल गया। मेरे पीछे पीछे चलो, एक भी कदम मत चूको। मैं उनके पद चिन्हों का पीछा करते हुए फूलों के समुद्र में आगे बढ़ा। मेरे शरीर में स्वर्गीय मार्ग की शक्ति ने जहर को रोक रखा था। अंत में एक तंग घाटी थी। दहलीज पर लाल और नीली धुंध टकरा रही थी। गर्मी की लहर और सर्दी की ठंडक एक साथ झुंझोड़े मार रही थी। आग और बर्फ की लौ अंदर थी। जितना अंदर बढ़े उतनी ही प्रचंड होती जा रही थी ये यिन और यांग की ऊर्जा। दुगुबो ने अपनी आत्मा शक्ति की ढाल उठाई। माथे पर पसीना था। गुड़ुयान का चेहरा फीका पड़ गया और वो उसके पास चिपक गया। लेकिन मैं पीछे चल रहा था, मुझे तो आराम ही महसूस हो रहा था। बाएं तरफ यांगकवान की गर्माहट थी और दाएं तरफ ठंडी झरन। ये दोनों ताकतें आकाश की शक्ति में लिपटी और नसों में एक नरम गर्म बहाव बन गई। जब दुगुबो ने मुझे पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा जैसे उसने भूत देख लिया हो। तुम बिल्कुल ठीक हो। घाटी के बीच में बर्फ और आग की नजरें आखिरकार मेरे सामने सामने आईं। बायां तरफ आग की तरह लाल था, जिसमें गर्म कुदरती पानी उबाल रहा था, और दायां तरफ नीला था, बर्फ की तरह ठंडा और धुंध से भरा हुआ। ये दोनों झरने अलग अलग थे, जैसे ताई ची के विपरीत खींच तोड़ कर रहे हों। मेरे शरीर में आसमान की शक्ति मची हुई था, जैसे कोई प्यासा आखिरकार पानी देख रहा हो। मुझे लगा ये दुगुबो है, पीछे हटो। मैं झरने की ओर धीरे धीरे बढ़ा। 15 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, 1 मीटर। पीछे से दुगुबो की दबाई हुई कराह सुनाई दी। मुमकिन नहीं। मैं पीछे नहीं देखा। मैं दोनों झरनों के बीच दरियाई मुद्रा में बैठ गया। यिन और यांग की ताकत मेरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन नेबेस की शक्ति से ये बदलकर सबसे शुद्ध साधना ऊर्जा में तब्दील हो गई। दुगुबो ने धीरे से कहा, ताइजी से 2 रूप निकलते हैं। ताइची स्वर्ग का रास्ता है, ये कोई आम इंसान नहीं है। जब वे चले गए तो मैंने अपनी आंखें खोली। मेरी आंखों के आसपास मौजूद सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां दिखने लगीं। हफायर सेक्स बुक, 8 कोना ज्ञान बर्फीला घास, किरंग तोंगतियन गुलदाउदी, योशियांग किलुओ, शानपिन शियांगसी सी दुआन चांगहोंग। ये नैसर्गिक खजाने दुगुबो को बिल्कुल भी नहीं पता थे। मैंने झिझक नहीं दिखाई, सारी चीजें अपने आत्मा उपकरण में डाल दी। फिर
मैंने बाजियाओ शुआनबिंग चाओ और लेलहुओ सिंह जियाओ की किताबें लीं। एक ठंडी थी, दूसरी गर्म। दोनों ताकतें मेरे शरीर में धमाके की तरह फूटीं। मेरी नसें जैसे फटने लगीं। मैंने दांत जमा लिए और ताओ की शक्ति को चलाया, जबरदस्ती बर्फ और आग की ऊर्जा को संतुलित किया। जब सही मौका आया तो मैं बर्फ और आग के परों में फिसल गया। बाहर की झरना की पानी और अंदर की बर्फ और आग की ऊर्जा, मेरी आत्मा की शक्ति बेतहाशा बढ़ने लगी। लेवल 29, 30। सिस्टम का प्रॉम्प्ट मेरे दिमाग में गरजता हुआ गूंज रहा था। मेजबान को बधाई, जिसने आइस और फायर विंग्स खोजे। और अब शुरू करो स्वर्गीय मार्ग की साधना। 4 पॉइंट्स स्वर्गीय शक्ति के। मुझे मिला भगवान जैसा पुपिल टेक्निक, 6 पाथ्स पुनर्जन्म नेत्र। पहला आकाश खुलते ही, दूसरी आत्मिक क्षमता, झूक श्यान तलवार। 50 लेवल तक कोई रुकावट नहीं, मैं पूरी तरह दंग रह गया। जुड़वां आत्मिक क्षमताएं। एक आत्मा और रूह को नियंत्रित करता है, और झूक श्यान तलवार जो विनाश और हत्या पर हावी है। तुम्हारी गर्वित जुड़वां आत्मा की शक्तियां मेरे सामने क्या हैं? इन 3 सालों में मैं बर्फ और आग की आंख की कल्टीवेशन में तेजी से आगे बढ़ा। इन 3 सालों में दिन में दोनों यिन और यांग आत्माओं के साथ अभ्यास किया, और रात को 6 मार्ग पुनर्जन्म की आंख का अध्ययन किया। मैंने दुगुआबो और गुडुयान में जहर भी खत्म किया। दुगुआबो और मैं उम्र में भले अलग हों, लेकिन हम दोस्त बन गए। गुयु की नज़र मुझ पर दिन ब दिन बदल रही है। मैं शरीक अकादमी भी गया और ज्याओ वू के लिए परियों की घास लाया। निंग रोंगरोंग और झूझूचिंग भी मान गए कि 18 साल बाद फिर मिलेंगे। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोलीं, मेरी आत्मा की शक्ति स्तर 50 तक पहुंच गई थी। 6 पाथ्स रीइंकार्नेशन आई भी दूसरे स्वर्ग तक उन्नत हो गया। पुतली में 6 जादुई पुनर्जन्म रेखाएं धीरे धीरे बह रही थीं। नई क्षमताएं, गुरुत्वाकर्षण और आकर्षण। मैंने इसका नाम रखा भगवान लोतियन जंग, सभी संसारों का मोह। सिस्टम पैनल खुल गया। वर्तमान स्तर 50 है। जुड़वां आत्मा क्षमताएं, स्वर्गीय मायाजाल और झुकसियान तलवार। बुरे साधना आत्मा मास्टर का कार्य खुल गया है। कृपया हुएनलिंग के लिए 9 सफेद आत्मा अंगूठियां इकट्ठा करें। इनाम है समय की शांति का क्षेत्र। मैंने इस शब्दों की लाइन को देखा, मेरा दिल अचानक धड़कना बंद कर दिया। वक्त ठहर गया। ये इनाम आसमान को भी चुनौती देने के लिए काफी है। लेकिन उससे पहले मुझे जानजुए तलवार के लिए एक स्पिरिट रिंग ढूंढनी होगी। एक ऐसी स्पिरिट रिंग जो सच में उसकी काबिल हो। मैंने सनसेट फॉरेस्ट छोड़ा और स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट की गहराइयों में प्रवेश किया। मैंने 6 पाथ्स रीइंकार्नेशन आई खोली। 10 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी जिंदगी थी, वो मेरी आंखों में साफ ऊर्जा लाइनों के रूप में दिखने लगी। आयरन राइनो 5,000 साल पुराना है। बहुत छोटा। 2 सिर वाला भेड़िया 8,000 साल का है। काफी नहीं है। फ्लेम लायन 10,000 साल पुराना है। फिर भी काफी नहीं। लेई वैन का विशाल अजगर 12,000 साल का, तब भी कम है। मेरा मकसद है सैबर टूथ टाइगर। बेहतर होगा कोई म्यूटेंट सैबर टूथ टाइगर। ये आत्मा जानवर फितरत से ही तेज होता है, जो जूक्सियन तलवार के साथ सबसे ज्यादा मेल खाता है, और गहराई में जाना है। आधे घंटे बाद मैंने आखिरकार इसे उत्तर पश्चिम दिशा में ढूंढ निकाला। एक 6 मीटर लंबा सुनहरे छोटे बाल वाला जानवर था, जिसके सिर से पूंछ तक गहरे सुनहरे धब्बे थे। वो जंगल की खुली जगह में दम जमा के पड़ा था। जिनवेन सैबर टूटे टाइगर, 25,000 साल पुराना। ये एक म्यूटेटेड और बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। मैं पेड़ की सबसे ऊपर से गिरा। मैंने अपना दाहिना हाथ पकड़ा, और मेरे हाथ की हथेली में सादगी और वीरानी से भरी झुकसियन तलवार प्रकट हो गई। जिनवेन सैबर टूटे टाइगर ने अपना सिर उठाया। शुरुआत में सुस्त, फिर उसकी आंखों में शरारती नजर आई। एक सोल किंग अकेले उसके इलाके में घुस आया था। उसकी नजर में मैं उसके शिकार जैसा था। अगली ही सेकंड में उसने अपनी टांगों में ताकत लगाई। उसका विशाल शरीर सुनहरी आभा बन गया, और बदबूदार वार के साथ मुझ पर झपटा। मैं ठिठका रहा, सिर्फ अपनी बायां हाथ उठाया। भगवान लो तियन जिंग की अदृश्य विकर्षण शक्ति फूट पड़ी। जिनवेन तलवार दांत वाला बाघ मुझसे 3 मीटर दूर था, जैसे उसने एक अदृश्य दैवी दीवार से टक्कर मारी हो। वो सैकड़ों किलोग्राम भारी शरीर जोर से उड़ गया। वो दर्जनों पुराने विशाल पेड़ों को तोड़ते हुए सैकड़ों मीटर दूर जमीन से टकराया और एक बड़ा गड्ढा बना दिया। मैंने अपना हाथ नीचे किया, पर मेरे नीचे की धूल तक हिली नहीं। गड्ढे से गुस्सैल दहद्दा सुनाई दी। तलवार नुकीले पंजों वाला जिनवेन बाघ उठ खड़ा हुआ, जो मिट्टी से ढका हुआ था। उसकी आंखों में मजाक का लम्हा पूरी तरह से गायब हो गया।
वह मेरे आसपास घूमा, मेरी ताकत की कमजोर जगहों को भांपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन छह मार्ग पुनर्जन्म नेत्र के सामने मेरी हर मांसपेशी की संकुचन और आत्मा की ताकत का हर प्रवाह साफ नजर आ रहा था। उसने अजीब सी दिशा में छलांग लगाई। मैंने अपनी तलवार को साइड में झुका दिया। अमर हत्या की तलवार ने उसका पेट काट दिया, जहां आधा मीटर लंबे खून के निशान छूट गए। यह देखकर डैंगर के दांतों वाला बाघ पूरी तरह से गुस्से में आ गया। इसकी लंबी जीभ मेरे चेहरे पर पेच खा रही थी। इसकी स्टील जैसी पूंछ और दूसरी तरफ से मेरे पैर की उंगलियां कुचल दी। मेरा शरीर पंखों की तरह सीधे ऊपर उठ गया। उसने पहली बार कमजोरी और गुस्सा दिखाते हुए ऊपर देखा। फिर उसने अपना खून भरा मुंह खोला और उसकी गले में एक चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी जम गई। जिंगिन डेथ लाइट। यह वार पत्थरों को चीर देने के लिए काफी था। मैं बचा नहीं। मेरे बाएं हाथ की हथेली में गुरुत्वाकर्षण संपीड़न, सभी चीजों का आरक्षण। ठीक तभी जब सुनहरा गोला बाहर निकलने वाला था, उस डरावने गुरुत्वाकर्षण का असर सुनहरे बनावट वाली तलवार दांती बाघ पर हुआ। उसका विशाल बदन जोरों से जमीन से उठाया गया और बेकाबू होकर आसमान की तरफ उड़ गया। गेंगजिन डेथ लाइट सी जाव से जमीन पर गिरी, जिससे 100 मीटर लंबी झरझरी सी जल गई। लेकिन जैसे ही वो हवा में पहुंचा, वो एक मशाल बन गया जो न किसी ताकत का सहारा ले सकता था, न बच सकता था। मैंने गुरुत्वाकर्षण छोड़ दिया। मेरी सूरत झट से गायब हो गई। अगली ही सेकंड में मैं उसके ऊपर प्रकट हुआ, दोनों हाथों से मौत को मारने वाली तलवार पकड़ी और अपनी पूरी ताकत से ऊपर से नीचे तक वार किया। घूमते हुए तलवार ने उसके पीछे की गर्दन को भेद दिया और रीढ़ की हड्डी के साथ साथ चीर दिया, लगभग उसे आधा काट दिया। गरम खून बारिश की तरह गिर पड़ा। सैबर दांत वाले बाघ ने चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। मैं धीमे धीमे नीचे गिरा, उसे अंतिम वार देने के लिए तैयार। लेकिन मरते हुए दानव की आंखों में अचानक एक पागलपन फूट पड़ा, जैसे साथ मरने की जिद। उसने मुंह खोला। अब जी मौत की रोशनी नहीं निकली, बल्कि एक काला आत्मा कोर। वह आत्म विनाश करने वाला था। आत्मा कोर की विनाशकारी आभा तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया। मेरी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं, मगर वापस हटने का वक्त बहुत देर हो चुका था। निकलने का एक ही रास्ता था, उसे रोकना। भगवान लुओ तियनजंग। मैंने अपनी ताकत की पूरी हद तक जोर लगाया और उस आत्मा कोर को जोर से मारा जो फटने वाला था। यहां ऊर्जा और आत्मा कोर के विनाश की टक्कर हुई। ऊर्जा बीच हवा में टकराई। कोई तेज आवाज नहीं हुई, बस वो खामोशी थी जो सब कुछ निगल जाती है। उस जगह का लिए फंग मकड़ी के जाले की तरफ हट गया। पेड़, पत्थर, मिट्टी, यहां तक कि रोशनी भी उस शून्य में खींची चली गई। मैंने सुना कि सबसे पहले तेंदुए की काया निगल ली गई और मुझे भी वो भयानक खिंचाव की ओर खींच लाया। वानशियांग त्यानेन। मैंने दूर वाले बड़े पत्थर को लॉक किया और प्रतिक्रिया बल से बाहर निकल गया। इसके बावजूद मेरा बायां हाथ दरार के किनारे से छू गया। मेरी बाजू की कफ चुपचाप खत्म हो गई। मेरी त्वचा पर गहरा और साफ दिखने वाला, हड्डी तक जलाने वाला काला घाव बन गया। मैं 1 किलोमीटर पीछे हट गया। पीछे मुड़ा और देखा। अभी अभी का लड़ाई का मैदान अब गायब था। सिर्फ 100 मीटर व्यास का नापत्थरी गड्ढा बचा था। मैंने कुछ गहरी सांसें लीं और पहली बार सच में डर महसूस किया। मैंने 10,000 साल पुराने आत्मा प्राणी की जबरदस्त पलटवार को कम आंका था, लेकिन स्प्लिट रिंग अभी भी वहां था। सिंकहोल के तल में एक जेट काला आत्मा रिंग था, जिसमें जैसे तारे बह रहे हों, धीरे धीरे तैरते हुए। 25,000 साल पुराना स्प्लिट रिंग, जूशियन तलवार का पहला स्प्लिट रिंग। मैं ध्यान लगाकर बैठ गया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस स्प्लिट रिंग को घेर लिया। अगली ही पल शास्त्र दांत वाले बाघ के बची हुई जोरदार इच्छा एक विशाल सुनहरे अग्नि दानव में बदल गई और मेरी आध्यात्मिक सागर में घुस गई। वो मेरी आत्मा को फाड़ना चाहता था। मैंने 6 मार्ग पुनर्जन्म नेत्र खोला। बैंगनी पुनर्जन्म का पैटर्न धीरे धीरे घूम रहा था। एक मामूली बची हुई आत्मा मेरे सामने दहाड़ कैसे सकती है? स्वर्गीय धारा की शक्ति मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है, जो बार बार हिंसक जिन ऊर्जा को शुद्ध कर रही है और सभी हिंसा को मिटा रही है। बचता है केवल सबसे शुद्ध वार करने वाला तलवार का साया। मेरी आत्मा की शक्ति आसमान छूने लगी। स्तर 51, 52, 53, 55। जब आखिरी आत्मा की अंगूठी की ऊर्जा भी समा गई, तो मैंने अपनी आंखें खोली। मेरे हाथ में झूशियन तलवार पर पहले काली आत्मा की अंगूठी चमक रही थी। धीरे धीरे रोशनी फैलने लगी। मैं सिंकोल की चट्टान पर वार किया। फिटों लंबी एक स्लेटी तलवार की परछाई अचानक गिर गई। उसने गहरी और नाप तले तलवार की निशान बना दी। वह चीरा आईने की तरह चिकनी थी।
इस तलवार को देखकर मुझे आखिरकार अपने दिल में सच्चा आत्मविश्वास हुआ। आत्मा क्षमता का सुझाव, आज से मैं सिर्फ नींद लाने वाली सहायक नहीं हूं। सहायक नहीं, मेरे पास वो तलवार है जो वाकई में किस्मत को फाड़ सकती है। लेकिन ठीक जब मैं आत्माओं का शिकार जारी रखने वाला था, एक और भी महत्वपूर्ण सोच अचानक मेरे मन में आई। पवित्र आत्मा गांव के पीछे पहाड़ी पर जो झरना है, उसमें 10,000 साल पुराना नीला चांदी का सम्राट ए यिन है और 10,000 साल पुरानी नीली चांदी घास की दाहिनी टांग की हड्डी है। ये तांग सैन के लिए आगे सबसे बड़ी अवसरों में से एक है। अभी ये उस गुफा में सो रहा है जो तांग हाउ ने छोड़ी थी। मैं अपनी हथेली में झुकसियन तलवार को निहारा और होठों के कोने पर धीरे धीरे एक मुस्कान आई। तांग सैन, तू मुझसे एक टूटे हुए जार की कीमत 1